नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो फाइनली आज आप सभी लोगों का इंतज़ार समाप्त होता है। जैसा कि आप सभी लोगों के द्वारा कहा भी गया था कि सर जब भी आप स्टैंडर्ड बुक्स कवर कराना स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहले स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर के आएँ। तो इसी क्रम में आज से हम इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की ये जो बुक है ये थोड़ी सी लेंदी है, आप सभी जानते हैं। इसमें 1000 के आसपास पेजेस हैं और ख़ास करके हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की बात करें कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के आप में से मैक्सिमम लोगों के पास में ये बुक होगी। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट तो हम कर देते हैं किताब पढ़ना, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप मेरी बात को खुद से रिलेट कर पा रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं आपने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, बीच में से ही हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं, उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप इस चैनल के साथ में जुड़े हैं तो बिल्कुल भी ये आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल यहाँ से समाधान इसका मैं आपको करके दूंगा। आपको बस मेरे साथ में जुड़े रहना है, अपना प्यार सपोर्ट सहयोग बनाए रखना है। आपकी जितनी भी एनसीईआरटी हैं, आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। पीसीएस 2024 के प्रीलिम से पहले पहले जो जून के आसपास होना है, आप ये मान करके चल सकते हैं। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये मान करके चलिए प्री और मेंस का जितना भी सिलेबस है आपका वो पीसीएस 2024 के प्रीलिम से पहले पहले मैं यहाँ से आपको कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको चैनल के साथ में जुड़े रहना है। एक चीज़ और, आपको पता है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ लगातार चल रही है, तो स्पेक्ट्रम की ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं ये आपको डेली बेसिस पर नहीं मिल पाएगी। इसका एक कारण है क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, क्योंकि इससे पहले हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है और आपकी इकोनॉमिक्स को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहले थोड़ा सा जल्दी अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ चलेगी ये एक दिन छोड़ करके इसका एक चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कंप्लीट तो सभी कराना है, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करानी है। तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया है तो इसको समाप्त करूंगा, ये आप विश्वास लेकर के चलें, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की पहली यूनिट है और पहली यूनिट में इसके 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहास को अगर समझना है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को, तो उसकी जो जानकारी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख सोर्सेज क्या क्या हैं, ये पहले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे अगला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, इसमें हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख जो उपागम हैं, अप्रोचेज हैं, यानी अलग अलग तरीके से जो इतिहास लिखा गया है, इतिहास की अलग अलग जो अवधारणाएं हैं कि किन किन लोगों ने इतिहास को किस तरीके से लिखा और उसमें किन पक्षों पर बल दिया गया है, वो हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो देखिए, अलग अलग स्रोत हैं जिनकी सहायता से हम आधुनिक भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके राजकीय अभिलेख, पुरालेखीय सामग्री, इसके अलावा कुछ जीवनी, इसके अलावा कुछ लिटरेचर होता है, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत, जो अलग लोगों ने अपनी यात्राओं से जुड़े हुए अपने जितने भी वृत्तांत लिखे हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो मैगजीन्स हैं जो उस टाइम पर प्रकाशित होती थी, उनसे भी हमें उस टाइम के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा कुछ मौखिक प्रमाण हैं, सृजनात्मक साहित्य है, इसके अलावा चित्रकला। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में देखी जा सकती हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, राजकीय अभिलेख, पुरालेखीय सामग्री, जीवनी, साहित्य, संस्मरण, जो भी है, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम राजकीय अभिलेखों पर। राजकीय अभिलेखों में सबसे प्रमुख चीज़ आती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि राजकीय शब्द जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपको पता है उस टाइम पर भारत सरकार तो थी नहीं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कभी अपने व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर के भारत में आए थे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो राजनीतिक सत्ता थी भारत में मजबूत कर ली और उसके बाद में उन्होंने भारत पर प्रशासन करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अभिलेख थे वो कहीं ना कहीं हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों के विषय में बात करें
तो यहाँ से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, खास करके 1600 ईस्वी से लेकर के, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 की कालावधि की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इस समयावधि में व्यापार की जो दशाएं थी उनका वर्णन जो है इन अभिलेखों में आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था तो केवल अंग्रेज ही नहीं आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच आए थे, ठीक है, ब्रिटिश आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक जो इंडिया में रहे वो कौन थे, यानी हम उसको अंग्रेज़ कह सकते हैं, ब्रिटिश कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा शासन भी इन्होंने ही हमारे ऊपर किया। तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं या सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज हैं वो भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर मिलते हैं। तो उस टाइम पर जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास, तो उसमें जैसे पॉलिटी वाला ये जो पोर्शन है पॉलिटी में भी आ जाता है संवैधानिक विकास वाला, इसके साथ साथ ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक पोर्शन होता है। तो इसमें आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने बताया था 2 संस्थाएं हुआ करती थी इनकी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अभिलेख थे ये भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि भारत में केवल यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो केवल अंग्रेज ही नहीं थे, अंग्रेजों के अलावा पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे। तो इनके भी कुछ अभिलेख हैं जो हमें उस टाइम की गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक तौर पर अगर बात की जाए तो जो राजकीय अभिलेख हैं, ठीक है, इनसे हमें आर्थिक इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बाद में आते हैं आपके सेकंड नंबर पर पुरालेखीय सामग्री। पुरालेखीय सामग्री होती क्या है पहले ये समझिए। पुरालेखीय सामग्री होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संगठन है या कोई भी लोक प्राधिकारी संस्था है, इनके द्वारा अपने कार्यों के दौरान, मतलब जब भी कोई संगठन या कोई लोक प्राधिकारी संस्था अपने कार्यों का निर्वहन करती है तो अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान जो दस्तावेज इन संस्थाओं या संगठनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो पुरालेखीय सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब पुरालेखीय सामग्री के अंतर भी अलग अलग श्रेणियां आती हैं आपकी, ठीक है। अब ये दूसरा वाला पॉइंट चल रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें देख करके। जैसे हमने सबसे पहले राजकीय अभिलेखों के बारे में पढ़ा, अब हम दूसरा वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पुरालेखीय सामग्री। पूरे इस चैप्टर में आपको ये दिमाग में लेकर के चलना है कि जितनी भी चीज़ों की बात हो रही है ये सभी उन चीज़ों की बात हो रही है जिससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी हमारा टॉपिक ही तो यही है, आधुनिक भारतीय इतिहास के सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज, ऐसे स्रोत जहां से हमें मॉडर्न हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो राजकीय अभिलेख अभी हमने डिस्कस किया, पुरालेखीय सामग्री अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पुरालेखीय सामग्री आपको पता चल गया कि पुरालेखीय सामग्री होती क्या है। अब पुरालेखीय सामग्री की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें केंद्र सरकार के पुरालेख आ जाते हैं, इसमें राज्य सरकार के पुरालेख आ जाते हैं, न्यायिक अभिलेख आ जाते हैं, प्रकाशित अभिलेख आ जाते हैं, निजी पुरालेख आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सामग्री आ जाती है, कुछ ऐसे पुरालेख आ जाते हैं जो विदेशी संग्रहालयों में रखी हुई है, ठीक है। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं पुरालेखीय सामग्री की, 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। ये टॉपिक चल रहा है दूसरा वाला, ठीक है। तो केंद्र सरकार के पुरालेखों में देखा जाए तो अब जैसे न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है, ये क्या करता है, ये भारत सरकार के जितने भी पुरालेख होते हैं उनको सहेजने का काम करता है। जो भी पुरानी जानकारियां जिन अभिलेखों में होती हैं उनको सहेजने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार। ये कहाँ पे है आपका, न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो आधुनिक भारत से जुड़े हुए अभिलेख सुरक्षित हैं, सहेज कर रखे गए हैं, उसमें मुख्य रूप से 18वीं सदी के मध्य से आधुनिक भारत तक की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। केंद्र सरकार के पुरालेखों के अंतर्गत ही आते हैं लोक विभाग के अभिलेख, इनसे भी हमें आधुनिक भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और विशेष रूप से 1857 के बाद में जो प्रशासनिक और संवैधानिक विकास हुआ, जिस तरीके से अलग अलग एक्ट लाए गए, अलग अलग अधिनियम लाए गए, वो हमें तत्कालीन समाज के बारे में एक बहुत अच्छा व्यू प्रदान करते हैं, एक बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं केंद्र सरकार के पुरालेखों के अंतर्गत आ जाती हैं। 1767 में जेम्स रेनल, ये जो थे, इनकी नियुक्ति हुई थी बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में, किसकी, जेम्स रेनल की। और इन्होंने भारत के कुछ ऐसे क्षेत्रों और सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक मानचित्रण
आरंभ किया था जो कहीं ना कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में पड़ते थे। मतलब भारत के कुछ ऐसे अनजान क्षेत्र और सीमांत क्षेत्रों का इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण जो है वो प्रारंभ किया, उनकी जो है मैपिंग स्टार्ट की। ये मैपिंग जो है, इस मैपिंग के द्वारा फिर जितनी चीज़ें तैयार की गई भारतीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई, उनसे भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। हम पुरालेखों की बात करें तो इसमें हम केंद्र सरकार के पुरालेखों को अभी देख चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है इसके अंतर्गत राज्य सरकारों के पुरालेख। राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें, इनका मतलब क्या था, मुख्य रूप से इनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। यानी जो भी प्रांत थे या जो भी राज्य थे मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। एक वो प्रांत थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे, यानी जिनको हम क्या कहते थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे। मतलब भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता थी, ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटेन जो है उन पर क्या करता था, शासन करता था। तो एक तो वो हो गए। दूसरे हो गए राजसी राज्य, मतलब जो आपकी राजाओं की रियासतें थी, स्वतंत्र रियासतें थीं, दूसरे राज्य वो हो गए। और तीसरे राज्य ऐसे थे जिन पर ब्रिटेन का आधिपत्य नहीं था, यानी ब्रिटेन शासन के अतिरिक्त अन्य विदेशी प्रशासन से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई जो सामग्री है वो राज्य सरकारों के पुरालेख के अंतर्गत आती है। चाहे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की बात करें, चाहे राजसी राज्य या रियासतों की बात करें, चाहे हम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आते थे, ब्रिटेन के अलावा अन्य विदेशी प्रशासन के अंतर्गत आते थे, ये सारी चीज़ें राज्य सरकारों के पुरालेख के अंतर्गत आती हैं, जहां से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में आते हैं, पुरालेख ही चल रहे हैं अभी, न्यायिक अभिलेख आते हैं। न्यायिक अभिलेख जैसे मान करके चलिए आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इसमें कोई भी मामला जाता है किसी भी विषय से जुड़ा हुआ, तो उस संबंध में न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे विशेष रूप से मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, तो सर्वोच्च न्यायालय जब भी कोई निर्णय देता है तो उस संबंध में ये कहा जाता है कि वो भविष्य के लिए एक नज़ीर बन जाता है। मतलब उसी से जुड़ा हुआ कोई अगर मामला आएगा तो कहीं ना कहीं उसको देख करके सिमिलर एक ऑर्डर उस पर दे दिया जाता है। तो जो न्यायालय होते हैं, ये जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट के अंतर्गत जितने भी मामले होते हैं, मामलों से जुड़े हुए जो भी निर्णय होते हैं, वो भविष्य के लिए एक अभिलेख के रूप में उनको यूज किया जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3 प्रमुख कोर्ट के जो अभिलेख हैं वो न्यायिक अभिलेखों की स्टडी में आते हैं, जिनसे हमें तत्कालीन समाज की जो भी व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर कोर्ट जो होता था उसके पुरालेख ये हमें 1689 से लेकर के आगे तक की जानकारी देते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ था, मद्रास में था। इसके बाद में फोर्ट विलियम ये कैलकाटा में था, कलकत्ता में था। यहाँ के मेयर कोर्ट के पुरालेख जो हैं ये भी न्यायिक अभिलेखों में आते हैं। इसके अलावा बॉम्बे मेयर कोर्ट के अभिलेख जो हैं, ये बॉम्बे मेयर कोर्ट था, ये 1728 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो मुख्य रूप से 3 हमारे जो प्रमुख क्षेत्र थे, एक आपका मद्रास हो गया, एक आपका बंगाल हो गया, एक आपका बॉम्बे हो गया। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, बंगाल यानी कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम और बॉम्बे में बॉम्बे मेयर कोर्ट। इन तीनों कोर्ट्स के जो अभिलेख हैं ये जो है न्यायिक अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं और हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख प्रकाशित भी किए जाते थे, मतलब कुछ चीज़ें पब्लिश की जाती थी। खास करके यहाँ पर आते हैं संसदीय पत्र। संसदीय पत्र क्योंकि इस टाइम पर भारत की संसद तो थी नहीं, भारत की संसद का तो अस्तित्व था ही नहीं। पूरी जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी तो ब्रिटेन की संसद के माध्यम से चलाई जाती थी, क्योंकि ब्रिटेन का ही शासन था। तो वहाँ से बैठे हुए यानी इंग्लैंड में बैठे हुए संसदीय व्यक्ति जो होते थे वो भारत में जो भी प्रशासन कर रहे थे ब्रिटेन के लोग, उनसे जो पत्राचार करते थे, वहाँ से जो भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता था लेटर्स के द्वारा, पत्रों के द्वारा, तो ये भी जो है हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में एक बहुत अच्छा जानकारी यहाँ से देते हैं। खास करके ये जो संसदीय पत्र हैं ये 1801 से लेकर के 1907 के बीच में देखे जाते हैं। कुछ निजी पुरालेख भी आते हैं। निजी पुरालेख का प्रत्यक्ष रूप से सरकार से कोई कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे व्यक्ति हो गए, कोई भी इंडिविजुअल आदमी हो गया या कोई भी इंडिविजुअल फैमिली हो गई, तो व्यक्तियों और परिवारों से जुड़े हुए जो पत्र थे या जो दस्तावेज थे वे निजी पुरालेखों में आते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रमुख नेता थे उनके पत्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के जो अभिलेख हैं वे निजी पुरालेख में आते हैं। मान करके चलिए कि उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारे पत्र लिखे,
ठीक है, या फिर मान लीजिए भगत सिंह का कोई पत्र है जो उस टाइम की जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हमको आज जानकारी प्रदान कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई भी ऐसा लेटर है, कोई भी ऐसा पत्र है जो उस टाइम की सिचुएशन की जानकारी दे रहा है। तो व्यक्ति और परिवारों से संबंध पत्र और जो दस्तावेज हैं वे निजी पुरालेख में आते हैं और हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री, जो अलग अलग देशों में अलग अलग जो संग्रहालय बनाए हुए हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिलती है। जैसे यूरोपियन आपका संग्रहालय हो गया, इसके अलावा इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, इसको हम कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस के नाम से जानते हैं, ये लंदन में है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, आर्काइव नेशनल्स, ये पेरिस में है। इसमें खास करके फ्रांस का इतिहास, यानी जो फ्रांसीसी आए थे ना भारत में, तो फ्रांसीसियों का भारत में क्या उनका जो है कार्यशैली थी, किस तरीके से उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको आर्काइव नेशनल्स पेरिस में मिल जाती है। इसके अलावा नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पुर्तगालियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन देखने को मिल जाता है। जर्मन फॉरेन ऑफिस अभिलेख में यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थीं, क्योंकि भारत का जो क्रांतिकारी दौर चल रहा था तो यूरोप में भी जो है इंडियन लोगों के बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन वहाँ पे काम कर रहे थे सक्रिय रूप से। तो यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों की स्थिति क्या थी, यूरोप में भारतीय क्रांतिवाद से जुड़ी हुई कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, उनके बारे में जानकारी जर्मन फॉरेन ऑफिस अभिलेखों से मिलती है। इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस जो कि लाहौर में है, यहाँ पर भी जो है भारतीय इतिहास को समझने से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद में अपनी तीसरी कैटेगरी आती है। देखिए स्टार्टिंग में फिर आपको लेकर के चलता हूँ। अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे राजकीय अभिलेख, इसके बाद में हमने पुरालेखीय सामग्री को देखा, पुरालेखीय सामग्री होती क्या है इसको समझा, और पुरालेखीय सामग्री की अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरियाँ हैं उनको समझा। अब तीसरा वाला टॉपिक है हमारा जीवनी साहित्य संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, इनको देखते हैं। जीवनी साहित्य संस्मरण और यात्रा वृत्तांतों की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 18th और 19th सेंचुरी के भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इस सभी चीज़ों में से प्रमुख रूप से हम यात्रा वृत्तांतों को देखें तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहा है तो उस पूरी यात्रा में उसने क्या क्या देखा, किस तरीके के समाज को देखा, लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से लोगों का जीवन यापन था, आर्थिक स्थितियाँ क्या थीं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे मान करके चलिए आप आज यहाँ से, यानी आप अपने जहाँ पर भी हैं, आप यहाँ से लेकर के और तमिलनाडु की कोई यात्रा कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की यात्रा आप कर रहे हैं तो 10-15 दिन में आपकी यात्रा जो है वो इधर से जाना आना आपका कंप्लीट हुआ। तो 15 दिन में ऐसी बात नहीं है कि आप किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं या ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं तो अपना मुंह ढक लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। तो जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हुए जाएंगे चीज़ों को। यार देखिए यहाँ पर कैसा कल्चर है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया से जाएंगे या साउथ इंडिया में पहुँचेंगे तो कल्चर में बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, लोगों के पहनावे की वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी, लोगों की स्थितियों की क्या मतलब लोगों की कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पर लोगों की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पर लोगों की कंडीशंस क्या हैं। मान करके चलिए जैसे आप यूपी से जा रहे हैं तमिलनाडु, तो यूपी की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है, किस तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ से लेकर के तमिलनाडु में पहुँचेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है। तो ये धरातल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया इसका देखने को मिलता है। तो यात्रा वृत्तांतों से बहुत अच्छी जानकारी जो है उस समय के इतिहास की प्राप्त होती है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे बेंजामिन हेन, इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत एक जर्नल लिखा है 1814 में जिसका नाम था सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। इस नाम से इन्होंने एक जर्नल लिखा था 1814 में बेंजामिन हेन ने, और इस जर्नल में इन्होंने प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों की एक बेहतरीन जानकारी दी है जो कि आज के समय में आधुनिक भारतीय इतिहास के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा जॉर्ज फोस्टर की यात्रा वृत्तांत हैं। जॉर्ज फोस्टर के जो यात्रा वृत्तांत हैं ये हमें उत्तर भारत की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, राजनीतिक दशाएं थीं, उनकी जानकारी प्रदान करता है। विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, ठीक है, ये जो यात्रा वृत्तांत है ये कच्छ के इतिहास पर, कच्छ जो गुजरात में है, तो कच्छ के इतिहास पर एक अच्छी खासी जानकारी प्रदान करता है। ट्रैवल इनटू बोखारा, ये लिखा है अलेक्जेंडर बर्न्स ने। ये भारत से लेकर के उनकी जो काबुल यात्रा थी उसका वर्णन इन्होंने किया है। इसके साथ साथ में इंडिया से लेकर के काबुल तक की यात्रा में जो चीज़ें उन्होंने देखी उसका वर्णन किया है।
ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स जॉन बटलर के द्वारा 1855 में लिखा गया। असम के जनजाति समाज का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। इसके बाद में आता है आपका जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, W.H. स्लीमैन के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें अवध की जो राजनीतिक दशा थी, इसके अलावा जो आर्थिक दशा थी, इसका वर्णन जो है इसमें इन्होंने किया है। ठीक है, तो जर्नल्स हैं या जो भी लिटरेचर है उस टाइम का, जो भी कहानियाँ हैं, लोगों की जीवनियाँ हैं, ये हमें तत्कालीन समाज की बहुत अच्छी एक जानकारी प्रदान करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता था। 1780 में ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था और बंगाल गजट को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, J.A. हिक्की जिनको आप कहते हैं। इसके अलावा कई सारे जो है समाचार पत्र इस टाइम पर प्रकाशित किए जाते थे। जैसे 1784 में आपका कलकत्ता गजट स्टार्ट हुआ, 1785 में आपका द बंगाल जर्नल। देखिए, आज की जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, इनको रटिएगा नहीं। मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, इनको रटने पर फोकस मत करना। यानी अगर आपको दिमाग में ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि यार इतने सारे न्यूज़पेपर्स की डेट हैं, इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो रटने पर फोकस आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको सिर्फ ये टॉपिक्स याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास के सोर्सेज। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर आपको सिर्फ यही याद रखना है। याद करने के चक्कर में पढ़ेंगे, मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो केवल जो एक कह सकते हैं एक आइडिया डेवलप करना है आपको अपने अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का। हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आज से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो इसका एक जो व्यू है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेकर के जहाँ हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है, जहाँ पर इस बुक का हम एंड करेंगे, इस पूरी समयावधि का एक व्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। डेट्स अपने आप याद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं होगा कि डेट्स हमें याद हो गई हैं। जब एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें अपने आप, कनेक्टिविटी चीज़ों की बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल आपको सिर्फ केवल जो कंटेंट में डेट्स हैं उन पर फोकस नहीं करना है, केवल चीज़ को समझना है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। यानी इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में, इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद में, जब आप ये पूरा वीडियो देख चुके होंगे, तो आप अपने आप से ये अपेक्षा मत कीजिएगा कि हमें ये सारी डेट्स जो इसमें बताई गई हैं ये याद हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या चीज़ों के नाम हमको याद हुए कि नहीं। आपको बस याद रखना है यार हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। अब स्रोत कौन कौन से हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अब मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप लेकर के चलिएगा चीज़ों को, डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर था, 1780 में J.A. हिक्की द्वारा इसको पब्लिश किया गया। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता था। फिर 1784 में कलकत्ता गजट के नाम से एक न्यूज़पेपर आता है। 1785 में द बंगाल जर्नल। 1785 में ही कलकत्ता अम्यूज़मेंट के नाम से एक न्यूज़पेपर जो है प्रकाशित होना स्टार्ट होता है। फिर 86 में कलकत्ता क्रॉनिकल, 88 में आपका द मद्रास कुरियर, 1789 में द बॉम्बे हेराल्ड। तो ये ऐसे कुछ प्रमुख अखबार हैं उस टाइम के, जिनसे हमें, देखिए अखबारों से क्या होता है, जैसे मान करके चलिए आज आपके घर पे कोई न्यूज़पेपर आ रहा है, आज आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, या आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, अमर उजाला पढ़ रहे हैं, तो आज का जो अखबार है वो आज की स्थिति के बारे में कहीं ना कहीं एक आइडिया आपको देके जा रहा है। यानी इस अखबार को आपकी, अगर आप इसको सहेज करके रख दें, आप इसको अपनी अलमारी में पैक करके रख दें, एक वीक के पूरे अखबार अगर आप जो है संरक्षित करते हुए, सुरक्षित करते हुए रख दें, तो आपकी आने वाली जनरेशन, मान करके चलिए 50 साल बाद कोई नई जनरेशन आएगी, वो इन अखबारों को देखेगी, तो इन अखबारों के आधार पर इस समय की कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं व्यू समझ सकती है। इस समयावधि की जो भी घटनाएं हैं, या इस समयावधि में किस तरीके का माहौल रहा होगा, उसके बारे में 50 साल बाद आदमी थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकता है पिछले। तो ये अखबार जो है कहीं ना कहीं उस टाइम के जो भी स्थितियां हुआ करती थी उसके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी हमें देते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। वैसे देखो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में एक अलग से टॉपिक आएगा भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। हालांकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी सारा पोर्शन वहाँ पे कंप्लीट किया हुआ, लगभग 80% पोर्शन जो है
मैंने इसी चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करके डाला हुआ है, लेकिन आप बोल रहे थे कि सर भाई हमें तो स्पेक्ट्रम ही चाहिए, स्पेक्ट्रम से ही कंप्लीट कराइए, तो फिर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी बुक कंप्लीट की हुई है। आप मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से सीरीज़ देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, आप देखेंगे उसमें तो ये अलग टॉपिक आएगा, एक भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि फोकस मत कीजिएगा कि सर डेट याद करनी है या नाम याद रखने हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़पेपर थे, जैसे द हिंदू और स्वदेश मित्रम, ये जी सुब्रमण्यन अय्यर के संपादकत्व में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा केसरी मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक के थे। बंगाली, ये एस.एन. बनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अमृत बाजार पत्रिका, वैसे तो जैसे आप स्पेक्ट्रम उठाएंगे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के नाम मिल जाएंगे। ये जितने नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे स्वदेश मित्रम है, कई बार पूछा गया है। केसरी मराठा, ये तो बहुत ही बार पूछे गए हैं। अमृत बाजार पत्रिका है, इंडियन मिरर है, वॉइस ऑफ इंडिया है। ये ऐसे न्यूज़पेपर्स के नाम हैं जिनके संपादकों के बारे में या किसके द्वारा ये प्रकाशित किए जाते थे उनके बारे में कभी कभी जानकारी पूछ ली जाती है आपसे प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, तो केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, बंगाली एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनका पूरा नाम था। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती थी। सुधारक जो था ये गोपाल गणेश अगरकर का था। इंडियन मिरर ये एन.एन. सेन का था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा कुछ फॉरेन पब्लिकेशंस भी थे, विदेशी प्रकाशन भी थे, जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से प्रकाशित होता था। ये कुछ ऐसे अखबारों के नाम हैं जो भारत से बाहर प्रकाशित होते थे। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि जब भारतीय स्वतंत्रता का जो एक दौर चल रहा था उस टाइम पर क्रांतिकारी गतिविधियां विदेशों में भी प्रचलित थी, तो कुछ लोग जो थे वो विदेशों में रह करके जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। तो वहाँ पे भी जो है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। तो इसी का एक एग्जाम्पल है इंडियन सोशलिस्ट, जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में प्रकाशित किया जाता था। वंदे मातरम, ये मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पेरिस फ्रांस में प्रकाशित किया जाता था। तलवार जो था ये आपका वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बर्लिन। ठीक है, और गदर जो था ये सैन फ्रांसिस्को के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया जाता था। गदर पार्टी का नाम भी आता है, 1913 में स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। कुछ इसके अलावा मौखिक प्रमाण आते हैं। मौखिक इतिहास ऐसा इतिहास है कि जो अलिखित स्रोतों की मदद से, मतलब ऐसी सोर्सेज जो लिखी नहीं गई हैं उनकी मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। जो भी मौखिक प्रमाणों की बात हम करते हैं तो इसमें प्रामाणिकता का अभाव होता है। ठीक है, मतलब इसकी विश्वसनीयता पर आप पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ऑथेंटिसिटी जो है उसका कहीं ना कहीं अभाव पाया जाता है। कालक्रम भी इसमें जो है चीज़ों का अस्पष्ट होता है। वैयक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोत का मतलब कोई भी चीज़ लिखी नहीं गई है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, लोग सुनाते चले आ रहे हैं, भाई उस टाइम पर फलां टाइम पर इस तरह की चीज़ें थीं, इस तरह की घटनाएं थीं। तो एक जनरेशन से वो इन्फॉर्मेशन है दूसरी जनरेशन को पास हुई, फिर उसके बाद में उससे अगली जनरेशन को पास हुई। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाती है, एक भिन्नता सी आ जाती है। कहीं ना कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी पर हम जो है सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा जो कालक्रम होता है चीज़ों का, जो घटनाओं का कालक्रम होता है, वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई नहीं देता है। अगला आता है इसके बाद में आपका सृजनात्मक साहित्य। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित एक नवीन साहित्यिक रूप में आप इसको देख सकते हैं। इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं 19th और 20th सेंचुरी के बारे में, तो यहाँ पर नवीन साहित्यिक केंद्रों का विकास हुआ था। मंच का अभ्युदय यहाँ पे होता है। मंच का अभ्युदय से आप क्या समझते हैं कि जैसे जो भी चीज़ें हुआ करती थी, जो भी लिटरेचर था, जो भी हमारा साहित्य था, नई नई पुस्तकें लिखी जाती थी, नई नई किताबें और लेखन सामग्री की जो है प्रचुरता यहाँ पे बढ़ती जा रही थी। तो उनको एक तरह से समाज के सामने प्रदर्शित करने के लिए मंच का अभ्युदय होता है। जो भी कहानियाँ, नाटक या जो भी प्ले हुआ करते थे, लोग जो है अभिनय के माध्यम से सामाजिक मंचों पर समाज के लोगों को अवेयर करने के लिए, सामाजिक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनका मंचन किया करते थे। तो इसमें उपन्यास आते हैं सबसे पहले। और भारत में जो उपन्यास लेखन है इसके बारे में अगर बात करें तो भारत और यूरोपियनों का जो संपर्क हुआ, इंडो यूरोपियन जो कनेक्टिविटी बनी भारत में यूरोपियों के आगमन के बाद में, उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम था उपन्यास।
ठीक है। उपन्यास लेखन की जो परंपरा है, खास करके हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो इसको आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये इंडो यूरोपियन कनेक्टिविटी का एक रिजल्ट है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब यानी 19वीं शताब्दी का धीरे धीरे जैसे जो अंतिम समय चल रहा था, उस टाइम पर उपन्यास नाम की एक विधा का जो है जन्म भारत में होता है। और इस टाइम पर बहुत सारे उपन्यास लिखे जाते हैं, जैसे कि आनंद मठ हो गया आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये उपन्यास महत्वपूर्ण क्यों हैं? बार बार उसी चीज़ को आप अपने दिमाग में लेकर के आइए। हमारा टॉपिक क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास के सोर्सेस। तो आनंद मठ जो कि किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो आनंद मठ में उन्होंने जो कहानी लिखी है, आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस समय के समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने उपन्यास के माध्यम से। देखिए, जैसे कोई भी किताब लिखी जाती है, कोई भी कहानी लिखी जाती है, कोई भी उपन्यास लिखा जाता है, या फिर एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लें, जो मूवियाँ बनती हैं, जो जैसे आप फिल्म वगैरह देखते होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, तो जिस टाइम की मूवी होती है जनरली वो उस टाइम के समाज को प्रदर्शित करने का काम करती है। जैसे आप 80s की मूवी देखें, 70s की मूवी देखें, 90s की मूवी देखें। जैसे आप पुरानी मूवीज़ देखेंगे तो उसमें क्या होता था, एक बड़ा जमींदार होता था, एक ठाकुर होता था, वो गांव वालों की सभी ज़मीनों को हड़प लेता था, और फिर उसके बाद में एक समाज में से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि खुद को मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो अवेयर है इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर वो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता था और लास्ट में उस जमींदार का अंत कर देता था। तो इस तरह की चीज़ें उस समय पर हमको क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि उस टाइम पर ऐसी प्रथाएं समाज में चल रही थी। आज के टाइम में कैसी प्रथाएं चल रही हैं? आज के टाइम में सिर्फ लव ट्रायंगल, लव 4 एंगल, 5 एंगल, ये सारे चल रहे हैं। तो इसी तरह की मूवीज़ आज के टाइम पर हमको देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मूवी है या जो साहित्य है, किसी भी समय का जो साहित्य है, वो उस समय के समाज को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम है। आप मूवीज़ की सहायता से, आप चलचित्रों की सहायता से, आप पुस्तकों की सहायता से, जो जिस समय पर तैयार की गई हैं, जिस समय पर लिखी गई हैं, उसकी सहायता से आप उस समय के समाज का आकलन कर सकते हैं। तो आनंद मठ हो गया या आने ब्रिटानिका, ये इच्छाराम सूर्यदाम देसाई के द्वारा लिखी गई थी, ये गुजराती कवि थे। गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही महानतम कृति है, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सारी चीज़ें उस टाइम के समाज को ही रिप्रेजेंट करने का काम करें। समाज में जो स्थितियाँ चल रही हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों का जो सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, राजनीतिक स्तर है, धार्मिक स्तर है, किस तरीके का था। तो ये उपन्यास जो थे, ये कृतियाँ जो थीं, उस समय के समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस समाज के आईने को हमारे सामने प्रदर्शित करने का काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस समय के यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के एक प्रमुख स्रोत के रूप में इनको हम देख सकते हैं। मैला आंचल, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। पाथेर पंचाली, ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना है, 1929 में इन्होंने लिखी थी। स्वामी एंड फ्रेंड्स, कई बार पूछी गई है प्रीलिम्स में, ये R.K. नारायण की रचना है। अनटचेबल, 1935 में मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ से जो एक मूल उद्देश्य है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, मुझे आप एक टीचर की तरह ट्रीट मत कीजिए, एक अध्यापक की तरह ट्रीट मत कीजिए। आप ये मान करके चलिए मैं आप लोगों के बीच से ही हूँ और मैं आप लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि मैं मतलब ये कह रहा हूँ आपसे कि नहीं साहब मैं बहुत बड़ा समाज सेवी व्यक्ति हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छा लगता है। तो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो इससे मेरा भी बेनिफिट हो रहा है, मैं भी चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। तो आप मतलब एक वो कनेक्टिविटी उस तरह की ना बनाएं कि एक टीचर और स्टूडेंट वाली, एक कनेक्टिविटी इस तरीके की बनाएं आप इस चैनल के साथ में, जैसे कि आप हैं और आप लोगों के बीच में से ही मैं हूं और हम लोग मिल करके किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक कनेक्टिविटी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समझना आसान हो जाएगा और मेरे लिए आपके लिए समझाना आसान हो जाएगा। इसके बाद में कुछ लघु कहानियाँ भी लिखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर का जैसे नाम आता है तो इन्होंने पोस्ट मास्टर लिखी 1891 में, काबुली वाला लिखी 1892 में, और ये जो हैं जो पोस्ट मास्टर और काबुली वाला नाम की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, ये उस समय के ग्रामीण भारत का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करती हैं।
मॉडर्न इंडिया में। उपर्युक्त साहित्य ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो प्रतिबिंबित किया है। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी साहित्य इस टाइम पर लिखा गया, ये जो साहित्य है ये उस समय के समाज की क्या स्थितियाँ थी, समाज के लोगों का आर्थिक स्तर किस तरीके का था, राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, लोग किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते थे, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। सॉरी। इसके बाद में आती है आपकी चित्रकला। औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी जो है हमें उस टाइम की चित्रकला से मिलती है। संरक्षण का अभाव रहा। जैसे कि देखते हैं कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो वो टाइम ऐसा टाइम था जब भारत में विशेष रूप से मुग़ल जो है शासक करते थे, मुग़लों का जो है साम्राज्य चलता था। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन करने लग जाता है। हालांकि मुग़ल और राजपूतों ने चित्रकला का काफ़ी सारा जो है संरक्षण किया था, और जो भी कलाकार हुआ करते थे उस टाइम के, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी थी। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल और राजपूतों का जो स्थिति है वो डाउन होती चली जाती है, इधर से मुग़ल साम्राज्य आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो चित्रकला थी उस टाइम की, संरक्षण के अभाव के कारण जो है ये पतन की दशा में चली जाती है। फिर यहाँ से एक नई कला का विकास होता है, एक नई चित्रकला का विकास होता है, जिसे कंपनी चित्रकला के नाम से जाना गया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी विशेष रूप से पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। तो कंपनी स्कूल की चित्रकारी की अगर हम बात करें तो भारतीयों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे चित्र बनाए गए उस टाइम पर जो 1857 के विद्रोह की जानकारी देते हैं। इस विद्रोह से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चित्रकारी देखने को मिलती है। 1857 के बाद में जो कला थी उस पर थोड़ा सा प्रभाव आता है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का। तो 1857 के बाद में जो चित्रकारी की गई, जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 में, तो कहीं ना कहीं इस विद्रोह के बाद में लोगों, जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों के मन में ब्रिटेन के लोगों के प्रति थोड़ी सी जो है ईर्ष्या यहाँ से जो है पनपने लगती है। एक जो नेशनलिटी की भावना है वो यहाँ से पनपने लगती है लोगों के अंदर। तो यहाँ से जो चित्रकला में एक परिवर्तन दिखाई देता है तो उस पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी एक प्रभाव दिखाई देता है, देशभक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का विकास होता है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने मुख्य रूप से भारत की जो भी पुरानी कथाएं हैं, जो जिन्हें आप पौराणिक कथा के नाम से जानते हैं, इन पौराणिक कथाओं का, इसके साथ साथ भारत की जो कल्चरल इनहेरिटेंस है, सांस्कृतिक विरासत है, इस विषय से जुड़ी हुई चित्रकारी पर बड़ा फोकस किया था अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम की इतिहास की हमें एक बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। तो आज का सेशन जो था वो मुख्य रूप से किस पर था? आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख सोर्सेज के ऊपर था। आशा करता हूँ ये जो स्पेक्ट्रम का पहला सेशन है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी जो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एक काम ज़रूर कीजिएगा, क्लास के बाद में आप अपना रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें और इसे किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है। जो भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, कनेक्टिविटी ऐसी बनाइए कि आप एक टीचर और स्टूडेंट वाली कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मुझे आप अपना दोस्त मान सकते हैं, अपना भाई मान सकते हैं, जो भी आप समझें, मेंटोर मान सकते हैं। तो एक कनेक्टिविटी उस तरह की बननी चाहिए कि आप लोग मुझे सुझाव दें और मैं उस सुझावों के आधार पर जो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ तो इनको और अच्छे तरीके से डिलीवर करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी बनाए रखना है, चैनल के साथ में जुड़े रहना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।